गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपन यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो मेन कंटेंट है अपना क्या कि अपन ग्रुप को बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं और इनके आपस के इंटर पर्सनल रिलेशनशिप को अपन कैसे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था 26 नंबर का लेक्चर जो था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि फॉर्म्स कौन कौन से ग्रुप्स के टाइप्स होते हैं, कैसे वो वर्क करता है। अब अपन पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 27, दैट इज़ कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है और डिसफंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो यदि अपन ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक पुरानी कहावत नज़र आती है, जिसे कहते हैं कि दो दिमाग एक दिमाग से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, यानी कि टू माइंड्स या टू हेड्स कैन बी बेटर देन वन। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप, हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, एक मॉडल को फॉलो करना है। और ये जो मॉडल या प्रोसेस है ये 7 स्टेप्स के अंदर है। तो इस 7 स्टेप्स के अंदर हमें क्या नज़र आता है कि हम जो भी कोई कोर्स ऑफ एक्शन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो इस प्रोसेस को यूज़ करके हम इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हैं, डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आइडेंटिफाई द डिसीजन टू बी मेड, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें डिसीज़न लेना कहाँ है, किस बात पे हम डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है, एनालाइज द इश्यूज। प्रॉब्लम क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ये ग्रुप बनाया गया। देखिए ग्रुप हो सकता है टास्क बेसिस पे हो, टास्क फोर्स बनाया हो, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कुछ ग्रुप मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा किया गया है और उनको एक टास्क दिया है कि हमें इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिसीजन चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें इश्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि आज हम कौन से इशू पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना है वाइल डिस्कशन, क्या क्राइटेरिया है हमारा। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन। जब हम ग्रुप डिसीजन प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग क्या करें, अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करें और अपना सजेशन जो है उसके रिगार्डिंग प्रेजेंट करें, ताकि जो मेंबर बैठे हैं उनको कहीं डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस, जो भी सॉल्यूशंस आपके पास उन मेंबर के थ्रू आए हैं, उनको एक बार आप क्या करिए, इवेल्युएट कर लीजिए और उनमें से जो बेस्ट आपको लगता है ऑल्टरनेटिव, उसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पता है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है कि जो भी ऑल्टरनेटिव आपने चूज़ किया है उसको आपको अब इम्प्लीमेंट करना है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, ताकि वो हम को जो हम डिसीज़न लिया है हमने कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर दें। और इम्प्लीमेंट करके हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ मॉनिटरिंग एंड उसका इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग क्या है कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया है ऑल्टरनेटिव उसको आप मॉनिटर करिए, नज़र रखिए और पीरियोडिकली या टाइमली बेसिस पे इसको इवेल्युएट करते रहिए कि जो डिसीज़न आपने सोचा था कि इस इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमें ये आउटकम आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा, क्या हम वो रिज़ल्ट या आउटकम प्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हमें इस प्रोसेस के अंदर समझना पड़ता है। देन आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात आती है कि जब हम ग्रुप में बैठ के कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, तो हमें हर ग्रुप के मेंबर्स के पास से न्यू आइडियाज़ और न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट, क्योंकि हमने जो डिसीजन लेने के लिए ऑल्टरनेटिव चूज़ किया है वो कई लोगों की राय से किया है, हर पर्सन ने अपना अपना आइडिया प्रेजेंट किया है। तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल बड़ा हाई होता है अंडर दिस स्टेज कि जो डिसीजन हम लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल हम उसको आउटकम प्रोड्यूस कर पाएंगे। देन पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा खुद का डेवलपमेंट होता है जब हम कहीं आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, हमारा माइंड चलता है, तो हमारा खुद का डेवलपमेंट भी है और साथ साथ जो एम्प्लॉय साथ में ग्रुप में काम कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट है, क्योंकि वो अपनी बात रख पा रहे हैं और उनके अंदर भी स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। देन मोर रिस्क टेकिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्टिविटी या हैबिट है कि हम जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग ही करते हैं, तो हम ज़्यादा रिस्क को कवर कर सकते हैं, हम रिस्क को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारे माइंड एक साथ सोच रहे होते हैं। देन अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हर पर्सन अपने आइडिया को रखेगा, अपने प्रॉस एंड कॉन्स बताएगा उसके बारे में, तो इट्स टेकिंग अ टाइम। देन इंडिविजुअल डोमिनेशन,
हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो थोड़ा सा पावरफुल है या पोजीशन पे हाई बेस्ड है, वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों पे दबाव डाल सकता है। देन प्रॉब्लम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार ये भी देखा गया है कि जो अदर मेंबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जिस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है वो उस पर कंसिडर ज़्यादा अपना फोकस करें, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आउटकम वो प्रोड्यूस हो या नहीं हो। देन ग्रुप थिंक, कि एक नेगेटिव ये किया है कि अब लोग एक दूसरे पर निर्भर करने लग जाते हैं इसमें कई बार, कि सब मिलके सोच लेंगे, हमारा इंडिविजुअल माइंड काम करना बंद कर देता है। यदि हम ग्रुप रोल की बात करें तो सबसे पहला आता है ग्रुप रोल में फंक्शनल रोल और डिसफंक्शनल रोल। तो फंक्शनल रोल क्या कहता है, वो सभी एक्शन और उनके प्रति हमारा बिहेवियर की जो हमारी नीड है उस ग्रुप की जिसके लिए वो बनाया गया है। और डिसफंक्शनल रोल क्या कहता है कि वो सभी एक्टिविटीज़ या वो बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर्स जो कि ग्रुप की इनएफिशिएंसी और उसकी वीकनेस को शो करता है। तो यदि हम फंक्शनल रोल की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है टास्क रोल। टास्क रोल में क्या कहते हैं, एक पर्सन होता है इनिशिएटर, जैसे हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटर। ये क्या करता है, इसके अंदर जो पर्सन्स ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो अपने आइडियाज़ और सजेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन सीकर। इस रोल के अंदर क्या है कि वो इंफॉर्मेशन एज ए सजेशन रखते हैं कि हमारा ये सजेशन है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, यदि आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। एक होता है इंफॉर्मेशन गिवर। तो अंडर दिस रोल कि हम कई सारे क्या है अदर्स बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। कई सारे लोग हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता सकते हैं। देन आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है, कोऑर्डिनेटर का रोल होता है कि वो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करता है बिटवीन द इंफॉर्मेशन, ओपिनियन एंड आइडियाज़ और सजेशन, कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सा ओपिनियन इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है या नहीं। देन आता है डायग्नोस्टिशियन। डायग्नोस्टिशियन कौन होता है, जो कि प्रॉब्लम के बारे में इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम है क्या। ये वो पर्सन होते हैं ग्रुप के अंदर जो डायग्नोस करते हैं कि हमें समस्या क्या है, क्यों आज हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमें डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट क्यों है। देन आता है एनर्जाइजर। एनर्जाइजर कौन होता है, जो कि इम्प्लीमेंट करने के ऊपर फोकस करता है कि जो एक्शन है, जो हमें सजेशन हम चूज़ कर रहे हैं उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है इवेल्युएटर या क्रिटिशिंग। तो क्रिटिक वो होता है वो पर्सन जो कि सभी ऑल्टरनेटिव्स को, जो भी आइडियाज़ हमें मिले हैं उनको इवेल्युएट कर रहा है, उनको हर एक पॉइंट से इवेल्युएट करता है कि कौन से पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने में हमें ज़्यादा आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है सोशल रोल्स। सोशल रोल के अंदर आता है सपोर्टर। सपोर्टर कौन होता है, जो कि चीज़ों में एग्री करता है और जो भी लोग पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको बार बार अप्रिशिएट करता है और उनको रिकग्निशन देने की कोशिश करता है। देन आता है हार्मोनाइजर रोल। हार्मोनाइजर रोल में क्या आता है कि जो भी डिसएग्रीमेंट है, जहाँ कहीं भी लोग आपस में बात नहीं मान रहे या लोगों के बीच में कहीं कोई डिफरेंसेस हैं या कोई टेंशन है, तो उसको भी क्या है रिड्यूस कर सकते हैं अंडर दिस सोशल रोल। फिर क्या होता है टेंशन रिलीवर। तो कई बार क्या है कि अगर मान लीजिए ग्रुप के अंदर बहुत हार्ड टॉक होने लग गई है और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता है, तो एक एनवायरनमेंट बड़ा टेंशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अंडर दिस रूल क्या होता है कि हम कोई जोक या कोई स्टोरी के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ भी ऐसा फनी बात करके भी माहौल को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं या लोगों को रिलैक्स मूड में ला सकते हैं। देन आता है गेट कीपर। गेट कीपर कौन है, जो कि आपके और आपके ग्रुप मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करता है। और नॉर्मली क्या है, वो लोग जो साइलेंट हैं, जो अपने आइडियाज़ नहीं दे पा रहे, उनको भी इनिशिएशन देता है कि आप भी अपने कुछ व्यूज़ को प्रोड्यूस करें। देन आता है आपका डिसफंक्शनल रोल। डिसफंक्शनल रोल में पहला आता है ब्लॉकर। ब्लॉकर कौन है, जो कि आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है। इसका काम ही यही है कि वो नेगेटिव साइड पे लेते हुए पॉइंट्स को फोकस करे और एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे। देन आता है एग्रेशन। एग्रेशन कौन है कि जो दूसरे के स्टेटस पे बात कर रहे होते हैं और स्टेटस से बड़े रिकग्नाइज होते हैं और दूसरा क्या क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देन आता है डेजर्टर। डेजर्टर कौन है कि विड्रॉ इन सम वे, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करते हैं और अलग इनडिफरेंट रखते हैं। समटाइम्स क्या है कि वो ख्याली दुनिया में चले जाते हैं, दूसरे पन्ने की बातें करते हैं और
बातों को या डिस्कशन को किसी और वे या दूसरी और बातों की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। देन आता है डोमिनेटर। डोमिनेटर कौन है? जो अथॉरिटिव है, जो पर्सन जिसके पास पोजीशन है, जो कि फाइनल इसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो क्या है, अपनी चीज़ों को मोनोपलाइज करने की कोशिश करता है, वो अपनी ही बात रखने की कोशिश करता है। और अंडर दिस अनदर रोल क्या है, रिकॉग्निशन सीकर, कि वो क्या करता है कि जो पास्ट में कोई इम्प्लीमेंट हुआ था या कोई आइडिया सजेशन फेलियर हुए थे, उनको वो ज़्यादा क्या करता है, बताने की कोशिश करता है, रिकॉग्नाइज कराता है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम गलती कर गए। देन आता है प्ले बॉय। प्ले बॉय कौन पर्सन रोल है कि जो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रुप, जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है और अपनी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से वो क्या है, कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि लोगों का जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, मूड कहीं और चला जाए, डिस्कशन टॉपिक हट जाए, वो अलग तरह की बातें वो करता रहता है। देन आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन बिहेवियर, OCB। OCB क्या कहता है कि OCB डिफाइन करता है वो सभी एक्स्ट्रा वर्क जो आपके बिहेवियर और आपके रूटीन ड्यूटीज़ से थोड़ा हट के है और उनको इवैल्यूएशन करने के काम आता है। तो क्या होता है कि देखिए कि कई सारे एफर्ट्स ऐसे किए जाते हैं जो आपकी जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे आपका कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पेनलाइज हो सकती हैं या आपके एफर्ट्स को रिड्यूस कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेके बात करते हैं कि कि आपका कॉपरेशन विद पीयर्स, आप अपने साथ के लोगों के साथ कितना कॉपरेट है, आप कितनी एक्स्ट्रा ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तभी कंप्लेंट्स भी आ रही होंगे, आप टाइम पे आते हैं या नहीं आते, आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, क्या आप वर्क अपना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे काम होते हैं जो वर्कर्स को बियॉन्ड देयर ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने पड़ते हैं, और अंडर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन ये उनकी जॉब के अंदर नहीं होता, बट फिर भी उनको टाइमली बेसिस पे क्या होता है, उनको अपने आप को प्रूव करना। प्रूव करने का मतलब ये है कि अपने आप को शो करना है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन बिहेवियर क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज़ और अपनी वर्क के अलावा भी कई सारे अदर वर्क को कंप्लीट करता है, तो उसके बिहेवियर जो आपस में वो डेवलप कर पाते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, वर्कर्स हु गो अबव एंड बियॉन्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन बाय सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। तो कई बार क्या है, वर्कर्स की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करे रिगार्डिंग देयर जॉब प्रोफाइल। जैसे मान लीजिए जिससे उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाए या उसका रिजल्ट अच्छा आउटपुट हो जाए या लोग एफिशिएंसी में काम करने लगें। तो OCB का जो इम्पैक्ट है वो क्राइसिस मैनेजमेंट के वक्त बड़ा काम आता है, कि अगर आपस में आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है, तो कभी भी कोई क्राइसिस आएगा तो हम लोग सब मिलके एक साथ क्या कर पा रहे हैं, सजेशन दे पा रहे हैं, चाहे वो हमारे जॉब के अंदर प्रोफाइल में है या नहीं, पर फिर भी हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर हम बात करते हैं कि हम किसी दूसरों की हेल्प करने के लिए हमारी पर्सनैलिटी है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, हम दूसरों की मदद करें। अगर हमारा टाइमली वर्क कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरों के वर्क को कंप्लीट करने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होंगे, टेंशन का एनवायरनमेंट कम होगा। तो इसमें क्या है, मैनेजर्स क्या करते हैं, वो ये फोकस करते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर OCB बिहेवियर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, जिनका नेचर जो है हेल्पिंग है अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब प्रॉपर्टी, उनको क्या है, उनको ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकें। तो नॉर्मली कौन कौन से ट्रेट्स हम देखते हैं किसी भी इस तरह के बिहेवियर में, जैसे मान लीजिए गुड स्पोर्ट्समैनशिप। तो एक खेल भावना है, इनके अंदर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, उनके लिए यह है कि हम चीज़ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं और उसकी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही ये अपना एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रखते हैं किसके अंदर, प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ अपने सोशल कंपनी एक्टिविटीज़ में भी। देन कंपनी के जो भी रूल्स हैं, जो कल्चर है, उसको ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, वर्क प्लेस के अंदर स्पिरिचुअलिटी रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वर्क इज़ प्राइड, वर्क इज़ वर्कशिप, इस तरीके की भावना के साथ वो लोग काम करते हैं।
और जो लोग जो एम्प्लॉय इस ओसीबी की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं उनको क्या है टीम प्लेयर के तौर पर देखा जाता है, जो कि टीम को एक साथ लेके चलते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ पे पोजीशन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ वर्क और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फर्स्ट आता है। ऐसे लोगों को हम ओसीबी के अंदर टीम लीडर बनाने की कोशिश मैनेजर्स करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।